जय हिंद क्लास 11th, जय हिंद सार्पियंस। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मी धर्मेंद्र सिंह, योर हिंदी टीचर। We are seen that every online class video of Hindi subject is sent to you, and all the homeworks that is given is not getting any positive result. So you should make your wholehearted contribution to make this program a success. ये आपके लिए एक छोटा सा संदेश था, जिससे आप को जो भी वीडियो दिया जा रहा है उसको पूर्ण मनोयोग से देखें, उसका अध्ययन करें, समझें, और उस पर अगर आपके मन में, आपके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की प्रश्न विचार आ रहे हैं तो उसका समाधान आप सायंकाल दिए गए निर्दिष्ट समय के अनुरूप के अंदर करें। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि कवि किस प्रकार जेल में है, उसको अपने घर की याद आ रही है, किस प्रकार वो अपने घर के परिवार के लोगों का वर्णन करता है। पिता है, भाई हैं, बहनें हैं, आगे हम देखेंगे। कब कहता है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख मेवा गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाए। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बोल में बादल गरजता, काम में झंझार। पैराग्राफ में अपने पिता और माँ के बारे में उसने बताया है। सावन की बरसात में कवि को घर के सभी सदस्यों की याद आ रही है। भाई और बहन के बारे में पूर्व में ही उसने बता दिया। कवि कहता है, इसमें कुछ क्लिष्ट शब्द है, जैसे गढ़ी। गढ़ी का अर्थ होता है डूबी। स्नेह माने प्रेम। पसारा माने फैलाव। पत्र माने चिट्ठी। व्यापा माने आगोश में नाले पाना। या फैलाव, फैला हुआ। खिलखिलाए माने खुलकर हंसे। हिचके मतलब संकोच ना करें। बिचके माने डरे ना। बोल माने आवाज। झंझा माने तूफान। लरसता माने कांपता। कभी कह रहा है कि मेरी माँ अनपढ़ है। उसने बहुत कष्ट सहन किए हैं, वह दुखों में ही रची बसी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कभी कहना चाहता है कि माँ
कुदरत की नेमत है, देन है कि जिसकी गोद में अगर हमने सर रख लिया तो फिर हमें किसी भी प्रकार के दुख, किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें जो है एक सुरक्षा का अनुभव होगा। कभी कह रहा है, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी स्नेह इतना व्यापक है कि जेल में भी कभी उसका अनुभव कर रहा है। कह रहा है कि जेल तक भी उसका अनुभव हमें, अनुभूति हमें हो रही है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका। कभी कह रहा है कि मेरी माँ अनपढ़ है, लिखना पढ़ना नहीं जानती है, नहीं तो आज हम उसके पत्र पढ़ रहे होते। पिताजी के बारे में अपने बताते हुए कह रहा है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि हमारे पिता अभी बिल्कुल चुस्त पुस्त हैं, एक क्षण के लिए भी बुढ़ापा उन्हें अपने आगोश में, अपने बंधन में नहीं ले पाया है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी आज भी वो दौड़ सकते हैं, खिलखिला के हंस सकते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें। वो इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी नहीं हिचकते, शेर के आगे भी आने पे वो डरते नहीं हैं, अर्थात संकटों का सामना वो खुलकर करते हैं। बोल में बादल गरजता, उनकी वाणी में ओज है, बादल के समान गर्जना है, काम में झंझाल रसता। जब वो काम करते हैं, तूफानों की गति भी उस काम के आगे फीकी पड़ जाती है। अर्थात बड़े मनोयोग से, चुस्ती फुर्ती के साथ अपने कामों का समापन करते हैं, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। इस इन काव्यांशों में माँ के स्वाभाविक स्नेह, पिता के साहस व जीवन शैली का सुंदर व स्वाभाविक वर्णन हुआ। पिता के वर्णन में वीर रस का आनंद मिलता है। अभी भी में आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रसता में उपमा अलंकार है। घट्टा में खड़ी बोली, भाषा सहज व सरल है। तो हम इन काव्यांशों पर आधारित कुछ प्रश्न बताएंगे आपको, जिनको आपको करना है। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, क्लिष्टता अनुभव होती है, आपको लगता है कि आप समुचित उत्तर इन प्रश्नों का नहीं दे सकते हो, तो सायंकाल आप अपने जो भी आपको दिशा निर्देश दिया गया है, एक निश्चित समय दिया गया है, उस समय के अंदर आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इन काव्यांशों पर आधारित पहला प्रश्न आपका है, माँ के बारे में कवि क्या बताता है? माँ के बारे में कवि क्या बताता है? काव्यांशों के आधार पर बताएं कि कवि के पिता की 4 विशेषताएं कौन कौन सी। कवि के पिता की 4 विशेषताएं काव्यांशों के आधार पर बताएं कौन कौन सी। पिताजी को बुढ़ापा नहीं व्यापा का आशय स्पष्ट करें। पिताजी को बुढ़ापा नहीं व्यापा का आशय स्पष्ट करें। आगे कवि लिखते हैं, मिश्रा जी लिखते हैं कि
आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुग्धर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तेरे। कब अपने पिता के विषय में बताता है कि दंड मतलब होता है व्यायाम का तरीका, जो पहलवान लोग कुश्ती से पहले उठक बैठक करते हैं। मुग्दर माने व्यायाम करने का उपकरण होता है। मूठ मतलब होता है उसको पकड़ने का स्थान, मुग्दर को पकड़ने का स्थान। नयन माने आंख, नयन। तिरना माने तैरना। कभी कहना चाहता है कि आज जब हमारे पिता गीता जैसे महाकाव्य का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर मुग्दर की सहायता से व्यायाम करके जब नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। उनकी आंखें नम हो गई होंगी, कभी को घर की याद सता रही है, बहुत पानी गिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का। व्यापा माने फैला, क्षण माने पल। कभी कहना चाहता है कि घर में 4 भाई व 4 बहनें हैं जो आपस में सुरक्षा और प्रेम में बंधे हुए हैं। उन्हें खेलते या खड़े देखकर जब उन पर पिताजी की नजर पड़ी होगी तो जो पिता जिन्हें कभी बुढ़ापा नहीं व्यापा था, आज वो उस 5वें का नाम लेकर, उस भागे 5वें का नाम लेकर, जो कि कवि स्वयं है, आज रो पड़े हुए। इन काव्यांशों पर आधारित भी कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न नोट करें, पिताजी की आंखें भीगने का क्या कारण रहा होगा? पिताजी की आंखों के भीगने का क्या कारण रहा होगा? कवि के पिता क्यों रोने लगे होंगे? आप इन सारे प्रश्नों को करिएगा। अगर आपको कहीं पे किसी भी प्रकार की समस्या आती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत कोई आती है, समझ में नहीं आता है, किसी प्रश्न का समुचित उत्तर आपकी विवेक में उत्पन्न नहीं होता है, तो आप सायंकाल पूछ सकते हैं, उसका समुचित उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद क्लास।